Today we'll be dealing with the topic of coparcenary property. Now let us see what do we mean by the term coparcenary property. Coparcenary property is different from the separate property or a self-acquired property. अगर हम बात करें कि दोनों भी प्रॉपर्टीज कैसी हैं तो दोनों भी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है. सेपरेट प्रॉपर्टी अलग है एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अलग है. एंड साथ ही साथ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जो है वो भी एक इंडिविजुअली अलग आइडेंटिटी रखती है. The coparcenary property is different from the separate property or a self-acquired property. According to the मिताक्षरा स्कूल, अगर हम मिताक्षरा स्कूल की बात करें तो कोपार्सनरी जो है ये एक तरीके की नैरोअर बॉडी है देन अ जॉइंट फैमिली. कोपार्सनरी कैसी बॉडी है? नैरोअर बॉडी है देन अ जॉइंट फैमिली. कोपार्सनरी जो है इसमें कंसिस्ट होते हैं वो सारे लोग आते हैं जो कि बाय बर्थ एक्चुअली कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में या जॉइंट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं. तो कोपार्सनरी कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु बाय बर्थ एक्वायर्स इंटरेस्ट इन द जॉइंट और अ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी. कोपार्सनरी जो है ये एक तरीके का क्रिएशन है ऑफ लॉ एंड देयरफॉर इसे पार्टीज के एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता. इसे आप और मैं क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये कैसे क्रिएट होता है? बाय क्रिएशन ऑफ लॉ ही क्रिएट होता है. Next is this simply means that there cannot be any addition from the outside family. यानी जो फैमिली में पैदा नहीं हुआ है वो पर्टिकुलर पर्सन को हम कोपार्सनर यानी किसी थर्ड पर्सन को हम एज अ कोपार्सनर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं फैमिली में. लेकिन यदि यस अगर किसी पर्सन को हमने अडॉप्ट किया है तो डेफिनेटली वो इस फैमिली में इंक्लूडेड मेंबर कहलाया जाएगा. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट क्या है अबाउट द कोपार्सनरी. इम्पॉर्टेंट है कि कोपार्सनरी के बारे में चार इंपॉर्टेंट बातें हमको पता होनी चाहिए. सबसे पहले सिर्फ पहले जो है कैसा था कि सिर्फ मेल मेंबर्स जो होते थे फैमिली के उनको ही कोपार्सनर्स कंसिडर किया जाता था. फीमेल मेंबर्स जो है उनको कोपार्सनर कंसिडर नहीं किया जाता था. कहने का मतलब है कोपार्सनर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही एंटाइटलमेंट रखते थे प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए. फीमेल जो है सिर्फ और सिर्फ उनको राइट टू मेंटेनेंस था आउट ऑफ द फैमिली इनकम. लेकिन हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1937 के तहत कोपार्सनर जो है उसकी डेथ के बाद में जो उसकी विडो है वो एंटाइटल रहेगी अपने हस्बैंड का शेयर को सक्सीड करने के लिए. बट इसके बावजूद भी वो क्या नहीं कहलाएगी? कोपार्सनर नहीं कहलाएगी. फिर अगर देखा जाए तो इंसिडेंट्स क्या-क्या हैं कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के? कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के इंसिडेंट्स मतलब उसमें हमको क्या-क्या चीजें देखने को मिलती है? एक तो पहली बात उसमें कम्युनिटी इंटरेस्ट होता है. दूसरा उसमें सब लोग मिलके उसको पजेस करते हैं यानी यूनिटी ऑफ पोजेशन होता है. फिर इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएटिंग होता है यानी बर्थ हो गया किसी का तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया. किसी का फैमिली में डिमाइस हो गया, किसी को पार्टनर का डिमाइस हो गया तो हमारा शेयर फैमिली में प्रॉपर्टी में बढ़ गया. ठीक है. इस तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट है वो कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग होता रहता है. इसके बाद में हर एक वो कोपार्सनर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में क्लेम रखना शुरू कर देता है जैसे ही वो बर्थ होता है. जैसे ही उसका बर्थ होगा तो हर एक कोपार्सनर को बाय वर्चू ऑफ हिज बर्थ ही क्या होता है? प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है. नेक्स्ट जो लोग बचते हैं यानी किसी एक उपासनर का डिमाइस हो गया तो वो जो बचे हुए लोग हैं उनको बाय वे ऑफ रूल ऑफ सर्वाइवरशिप क्या मिल जाता है? प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल जाता है. इसके अलावा इसमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी आती है. फिर प्रॉपर्टी जो कि जॉइंटली अक्वायर्ड की गई है मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली के द्वारा वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है. सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ कोपार्सनर अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से कॉमन स्टॉक में डाल देना चाहता है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी. इसके अलावा गिफ्ट या फिर विल उसे भी हम एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं अक्वायर करने के लिए प्रॉपर्टी अगर ग्रांटर की ये इंटेंशन है तो. नेक्स्ट इज इफ एनी ऑफ द एडिशन टेक्स प्लेस इन द प्रॉपर्टी वो सब क्या बन जाएगा? पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बन जाएगा. कोपार्सनर्स जो है उनको काफी सारे राइट्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में बट साथ ही साथ उनको ड्यूटीज भी मिलती है और वो ड्यूटीज उनको क्या करनी पड़ती है? कंप्लाई करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज ये जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है इसका नेचर कैसा होता है? तो जैसे कि हमने बोला इसका नेचर कैसा होता है, इसमें सब लोगों का कंबाइंड इंटरेस्ट होता है. जो भी लोग होते हैं फैमिली में उनका कैसा होता है? कंबाइंड इंटरेस्ट होता है. कोई या तो एज अ कोपार्सनर करके इंटरेस्ट रखता है या फिर कोई एज अ मैटर ऑफ राइट टू बी मेंटेनेंस करके उसमें इंटरेस्ट रखता है. तो अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा लॉ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जो है उसमें कम्युनिटी इंटरेस्ट होता है अमंग द मेंबर्स. इसका ये मतलब निकलता है कि वो सारे लोग जो है उसके क्या कहलाएंगे? ओनर कहलाएंगे एट द सेम मैनर. यानी जितने भी जो कोपार्सनर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे? उसके ओनर कहलाएंगे. इसका ये भी मतलब निकलता है कि जो ओनरशिप है
वो बिना किसी को एक्सक्लूड किए हुए है, यानी किसी एक की ओनरशिप नहीं है, इसमें सबकी ओनरशिप है। जितने भी कोपार्टनर्स हैं वो सब इसमें कलेक्टिवली क्या करते हैं, ओनरशिप एक्सरसाइज करते हैं। तो ओनरशिप ऑफ वन विदाउट एक्सक्लूडिंग द ओनरशिप ऑफ द अदर। नेक्स्ट इज नो कोपार्टनर इज हैविंग एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। कोई भी कोपार्टनर जो है उसका कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं होता है। नॉर एनी कोपार्टनर्स इंटरेस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। किसी कोपार्टनर के इंटरेस्ट को हम स्पेसिफिकली एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते और ना ही किसी पर्टिकुलर कोपार्टनर का कोई स्पेशल इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में होता है। नेक्स्ट इज नो फिक्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा ये फिक्स इंटरेस्ट है। अगर हम जब तक पैदा हुए तो वी एक्वायर द राइट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। द मोमेंट वी डिमाइज हमारा इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कोई भी फिक्स इंटरेस्ट हमारा प्रॉपर्टी में नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई को पार्टनर की बर्थ हो जाती है फैमिली में तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। अगर किसी का डिमाइज हो जाता है तो हमारा जो शेयर है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बोला जा सकता है कि कोई भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता है प्रॉपर्टी में। देयर इज नो फिक्स इंटरेस्ट ऑफ द कोपार्टनरी। कोपार्टनर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, कम ज्यादा होता रहता है। देन बर्थ एंड डेथ ऑफ द मेल मेंबर इज द रीजन फॉर फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट ऑफ द कोपार्टनर्स। क्यों बर्थ एंड डेथ ऑफ द मेल मेंबर? क्योंकि ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स वेर कंसिडर्ड टू बी द कोपार्टनर्स एंड देयरफॉर उनका बर्थ या फिर उनका डेथ होना फैमिली में ये रीजन होता था कोपार्टनर के इंटरेस्ट को फ्लक्चुएट होने के लिए। नेक्स्ट इज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द शेयर ऑफ द कोपार्टनर्स। तो कोपार्टनर्स जो है उनका शेयर इंक्रीज और डिक्रीज होता था क्योंकि क्या होता था, फ्लक्चुएशन चलता रहता था फैमिली में। बर्थ हो गया तो इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया, डेथ हो गया तो इंटरेस्ट क्या हो जाता था, ज्यादा हो जाता था। सो नो कोपार्टनर कैन एवर प्रिडिक्ट देयर शेयर। कोई भी पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसका कितना शेयर है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जब तक कि क्या नहीं हो जाता पार्टीज के बीच में, जब तक कि फैमिली मेंबर्स के बीच में पार्टीशन नहीं हो जाता और जब तक कि सबको अपना सेपरेट शेयर नहीं मिल जाता। इसके अलावा राइट बाय बर्थ, जो भी सन है, ग्रैंड सन है या ग्रेट ग्रैंड सन है, दे एक्वायर द interest by virtue of their birth in the coparcenary property. This helps in controlling and restraining the improper dealing with the property by the other coparceners. ऐसे में क्या होता है, क्योंकि we are the owner without excluding the ownership of the other, तो इससे क्या होता है कि जो अदर पर्सन है वो किसी तरीके से इम्प्रॉपर डीलिंग प्रॉपर्टी में नहीं कर पाता और इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं या रिस्ट्रेन कर सकते हैं किसी भी तरीके की इम्प्रॉपर डीलिंग्स के साथ with the property by the other copartners. Next is devolution by the survivorship. जो इंटरेस्ट होता है कोपार्टनर का इन मिताक्षरा कोपार्टनरी वो डिवॉल्व होता है by the rule of survivorship and not by the rule of succession. On the death of the copartner उसका इंटरेस्ट will pass to the other copartner by application of the rule of the survivorship so long as the family remains joint and undivided. कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट है कोपार्टनर का मिताक्षरा प्रॉपर्टी में वो डिवॉल्व होता है बाय द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एंड नॉट बाय द रूल ऑफ सक्सेशन। अब जब कोपार्टनर की डेथ होती है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी दूसरे कोपार्टनर को चला जाता है सर्वाइवरशिप के तहत या कोपार्टनर्स को चले जाता है सर्वाइवरशिप के तहत, जब तक कि फैमिली में पार्टीशन नहीं हो जाता और सबको अपना सेपरेट शेयर नहीं मिल जाता। Any copartner cannot claim a particular portion as exclusively of his own. क्योंकि सब लोग इसमें ओनर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, तो इसीलिए कोपार्टनर जो है इंडिविजुअल कोपार्टनर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में कि भाई ये वाला बाड़ा मेरा या ये किचन का पोर्शन मेरा या ये पूजा का घर मेरा, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो एक्सक्लूसिवली क्लेम नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द character, this was the nature, and this is the definition of the coparcenary property. I hope you have understood the concept. Thank you very much for attending this session. Thank you.